जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की बुक, जिसको कि अपन राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हमने आज के सेशन से पहले क्या पढ़ा था और आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले, ये आज अपन कवर करने वाले हैं ना। तो बेसिकली आज क्या पढ़ने वाले अपन, और उससे पहले अपन थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, जैसे कि हमेशा की तरह अपन करते हैं ना। तो बेसिकली मैं बता दूं कि आज अपन कुछ भील आंदोलन के बारे में और कुछ मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। क्योंकि देखो, इससे पहले अपन प्रजामंडल पढ़ चुके हैं। प्रजामंडल अपना नेक्स्ट चैप्टर था, लेकिन बेसिकली मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये वाला जो सेशन है ये बाद का सेशन है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट ले पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा माइंड से मिस हो गया था। मैं नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट चैप्टर पे चली गई थी और देन मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। तो इस तरीके से अपन जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं ना, उनको चीजें समझ आ रही होगी। अगर आप नए जुड़े हो तो नेवर माइंड, आप समझो कि हम पढ़ने वाले हैं कुछ भील विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अपन मीणा विद्रोह को देखने वाले हैं ना। जो कक्षा 9 की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, उसमें चैप्टर नंबर 4 आदिवासी आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, जिसका की पार्ट नंबर 1 अपन पहले ले चुके हैं और ये पार्ट नंबर 2 है बेसिकली ना। तो आपको क्लियर होगा मे भी। तो अपन पढ़ने वाले हैं कुछ भील विद्रोह के बारे में और मीणा विद्रोह के बारे में। देखो, इससे पहले इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको अपन पढ़ चुके हैं, उसका जो है ना फर्स्ट पार्ट ले चुके हैं। तो बेसिकली इससे पहले का जो चैप्टर प्रजामंडल से जुड़ा, तो थोड़ा सा अपन रिविजन करेंगे। तो इसका मतलब अपन नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं ना। तो अपन थोड़ा सा रिविजन लेंगे फर्स्टली, जैसा कि अपन जनरली करते हैं। तो थोड़ा सा अपन प्रजामंडल को रिवाइज करेंगे, देन अपन इससे पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, यानी कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था आदिवासी विद्रोह का, उसको देखेंगे अपन, उसको रिवाइज करेंगे। देन इससे पहले का जो चैप्टर था उसको रिवाइज करेंगे, यानी बेसिकली थोड़ा सा अपन देखेंगे कुछ आदिवासी आंदोलन के बाद अपन कुछ किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी अपन क्रांतिकारी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हल्की सी जानकारी अपन 1857 क्रांति के बारे में देखेंगे, क्योंकि बेसिकली अपन 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं इसमें। तो रिविजन तो बनता है ना, हल्का हल्का से रिविजन लेंगे, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा उलझाऊंगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अपन रिवाइज करेंगे, देन अपन आज के चैप्टर पाएंगे ना। हमेशा कहती हूँ, आगे भी कहती रहूंगी, आप भी जितना जल्दी सीख जाए और समझ लेना उतना अच्छा होगा। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिलाता है। जब आप एक कुछ 15-20 पेज अपन अच्छे से पढ़ लिए, उन पेजों को आप 5-7 मिनट में बोलते हो ना, तो आपको अंदर से रियलाइज होता है, अरे वाह, मैं तो इतना अच्छा कर सकता हूँ। यानी 15-20 पेज को भले ही आप ओवरऑल बोलोगे, भले आप हेडिंग बोलोगे, तो हेडिंग से क्या होगा, आप भले हेडिंग बोल रहे हो, लेकिन आपके जहन में उसकी, आपका माइंड बहुत फास्ट काम करता है, आपके जहन में उसके जो नीचे के पॉइंट है ना, वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, लेकिन बस वो कॉन्शियसली आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो भी साथ के साथ वो चीजें भी आपकी आ रही है, मतलब बुक मार्क की तरह हो रहा है। आप मे भी आप समझ पा रहे हो ना, कि जब आप एक लाइन याद करते हो ना किसी चीज की या फिर किसी टॉपिक की, तो आपके जो पीछे वाला जो माइंड होता है ना, बहुत दूर का, वो उनके साथ जुड़ी सारी चीजों को याद कर लेता है। बहुत शार्प होता है हमारा माइंड। थोड़ा सा माइंड की स्टडी करोगे ना, तो पता चलेगा कि अवचेतन मन हमारा बहुत ज्यादा शार्प होता है, हमारे सोच से परे होता है। बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है अवचेतन मन से, यानी हमारी जो अनकॉन्शियस पावर होती है ना, बहुत अनलिमिटेड होती है। हम सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे याद होता होगा यार, एक लाइन याद करने से 10 लाइन कैसे साथ के साथ याद होती होगी। देखो, हर चीज आपको क्लियर हो, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको कॉन्शियसली पता हो। बहुत सारी चीजें हमारी कॉन्शियसनेस से परे होती है। तो क्या जरूरी है कि जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमने अच्छी तरीके से जिनके बारे में नॉलेज ले लिया, वही चीजें एग्जिस्ट करती। एग्जिस्टेंस बहुत सारी चीजों की जो हमारे सेंसेस से परे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका अस्तित्व मानने से इनकार करते ना। तो वो थोड़ी सी इतर बातें हो जाती है, मतलब जनरली हमारी क्लास में इतर बातें तो हो ही जाती है। तो अपन थोड़ा सा मुद्दे पर आते हैं, वापस भटकते नहीं है। टाइम आपका और मेरा बहुत ही कीमती है, समय किसी का भी बहुत कीमती होता है। तो फटाफट से अपन रिवाइज करते हैं, देन आज के चैप्टर पाते हैं ना अपन। तो देखो, हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं प्रजामंडल के बारे में, देन कुछ अपने आदिवासी आंदोलन के बारे में, देन किसान आंदोलन के बारे में, देन क्रांतिकारियों के बारे में, इससे भी पहला चैप्टर 1857 के बारे में। और रिवाइज करेंगे, बहुत ज्यादा अपन लेंदी नहीं बनाएंगे ना। देखो, अपने प्रजामंडल के बारे में देखा था कि देखो, अपने प्रजामंडल के बारे में थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देखा था। प्रजामंडल में क्या बैकग्राउंड देखा था हमने, कि जो आंदोलन होते हैं, प्रजामंडल के आंदोलन हुए, इनके पीछे क्या रीजन हुआ, हमारी अवेयरनेस है इनके पीछे रीजन। तो हम कैसे कैसे अवेयर हुए, किन संस्थाओं के थ्रू अवेयर हुए, क्या ऐसा हैपन हुआ जिसके चलते अपन अवेयर हुए। तो कुछ कांग्रेस की स्थापना हुई जिसके चलते अपन अवेयर होते हैं। उसका राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है जिसके चलते अवेयर हुए। राजस्थान मध्य भारत सभा हुई जिसके चलते अवेयर हुए, और असहयोग आंदोलन हुआ जिसके चलते अवेयर हो जाते। उसके बाद कुछ बस उसके बाद ये देखा था इनकी अवेयरनेस के बारे में। कुछ शासक ऐसे थे जो अभी तक अवेयर नहीं हुए, राजाओं को साथ दे, अंग्रेजों का, ब्रिटिश सत्ता का साथ दे रहे थे। इस तरीके से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। तो इन जो सभाओं का नाम लिया ना मैंने, इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल देखी थी हमने, कि ये सभाएं कब कब आयोजित होती है, मतलब इनके अधिवेशन कब कब हुए, कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन अध्यक्ष वगैरह बनते हैं, इनके बारे में कुछ मोटा मोटी हल्की हल्की जानकारी राजस्थान शासन के बारे में देख लें थोड़ा। और उसके बाद अपन कुछ मध्य भारत सभा के बारे में, कुछ 2-3 अधिवेशन होते हैं उनके बारे में देखते हैं। और कुछ इससे पहले वाला जो अपने कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके साथ इसकी कमेटी की भी स्थापना होती है, अजमेर के स्टूडेंट द्वारा कर दी जाती है ना, कौन करता है, मारवाड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद अपन दिल्ली वगैरह मिलती है। इस तरीके से मैं कुछ मोटा मोटा आपको बता रही हूँ ना, इस तरीके से अपन हल्के हल्के जानकारी लेते हैं ना। उसके बाद अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से ऐसे राजा, थोड़ा सा असहयोग आंदोलन भी देखते हैं, यानी असहयोग आंदोलन के चलते भी
तो अपन अवेयर हुए ना। तो असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं कि राजस्थान में असहयोग आंदोलन की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति, कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो बहुत से राज्य इसमें शिरकत वगैरह करते हैं, जोधपुर के करते हैं, जयपुर के करते हैं अपने। उसके बाद थोड़ा बीकानेर के बारे में बताते हैं अपन। फिर अजमेर में दूसरी राजनीतिक कॉन्फ्रेंस होती है, ये भी हमारी अवेयरनेस का एक कारण था, है ना, कि हम अवेयर हुए प्रजामंडल का आंदोलन करने के लिए, प्रजामंडल को स्थापित करने के लिए, अभी प्रजामंडल आंदोलन शुरू करने के लिए ना। तो ये कुछ बेसिक संस्थाओं के नाम देखें, इनमें हल्की हल्की सी जानकारी देखते हैं अपन। तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में देखते हैं। कुछ कुछ राजा ऐसे थे जो अवेयर नहीं थे, जैसे कि अपने जोधपुर के राजा को ले लो, अपने जोधपुर के राजा नहीं थे बेसिकली, उनके कुछ संरक्षक व्यक्ति थे। उसके बाद थोड़ा सा बीकानेर के गंगा सिंह को ले लो, उसके बाद अपने कुछ फतेह सिंह को ले लिया। तो गुप्त तरीके से हेल्प करना चाह रहे होते हैं हमारे, गुप्त तरीके से कुछ अंग्रेजों के विरोधी होते हैं बेसिकली। लेकिन ये अंग्रेजों के कहने पर अपने बेटे को शासन का सौंप देते, क्योंकि उनको द्वारा कहा जाता है या तो बेटे को सौंप दो या फिर हमारे दिन कर दो। तो इनको बेटे को सौंपना ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ जिले हमारे अवेयर नहीं थे, अभी भी अंग्रेजों के साथ वगैरह थे, ब्रिटिश सत्ता के साथ वगैरह थे। तो इस तरीके से अपन अवेयरनेस और अनअवेयरनेस इस तरीके से इसको बांट के पढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड था प्रजामंडल का। प्रजामंडल आंदोलन तो अपन बेसिकली नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं ना, एक एक जिलों को पिकअप करेंगे, मतलब जहां जहां प्रजामंडल की स्थापना है उसके बारे में पढ़ने वाले। इसके बाद अपन थोड़ा सा देखते हैं, ये हमने देख लिया प्रजामंडल के बारे में ना, जो अपनों ने कल जस्ट पढ़ा है, जस्ट प्रीवियस पढ़ा है ना। तो इसके बाद अपन देख लेते हैं इससे पहले वाला। देखो थोड़ा सा अपन देख लेंगे प्रजामंडल के बाद कुछ आदिवासी आंदोलन के बारे में ना। आदिवासी आंदोलन में अपन क्या क्या देखते हैं, कुछ बेसिकली अपन कुछ इससे पहले अपन मेर विद्रोह पढ़ चुके हैं आदिवासी आंदोलनों में। मेर विद्रोह के साथ थोड़ा सा अपन भील विद्रोह भी पढ़ चुके हैं। भील विद्रोह बेसिकली अपनों ने देखो यहाँ जो आज जो भील विद्रोह पढ़ने वाले ना, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उदयपुर और सिरोही का देखने वाले। इसके अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे स्थान विशेष है जहाँ भील विद्रोह हुआ है, तो उस बारे में अपन देखते हैं। डूंगरपुर में तो बहुत ज्यादा भील विद्रोह होता है, गोविंदगिरी प्रमुख नेता भी आते हैं। तो ये अपन पढ़ चुके हैं ना पहले, तो इसको रिवाइज कर लेते पहले। तो देखो थोड़ा सा अपन मेर विद्रोह के बारे में देखते हैं। मेरों में तो विद्रोह होता है ये जब आपस में संधि वगैरह हो जाती है अंग्रेजों की और मेरों की, तो ये कहते थे तुमने संधि शर्तें तोड़ दी और तुरंत इन पर हमला करते थे। ये भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस तरीके से आपस में लड़ाते हैं और अंततः जीत हमारे अंग्रेजों की, हमारे क्या अंततः ब्रिटिश सत्ता की जीत होती है। ये सारी हरकतें हुई ना, इनकी संधि हुई, तुमने कहा, फिर कह दिया कि संधि टूट गई है, संधि की शर्तें टूट गई है और हमला करते हैं। फिर ये हमला करते हैं, फिर अपने कुछ मेरवाड़ा और बटालियन की स्थापना वगैरह होती है। तो ये कब हुआ, ये कुछ 18, 19, 20, 21 और 22 के दरमियान ये सारी घटनाएं होती है, जहां गांव विल्डर में समझौता वगैरह हुआ। और इस तरीके से अपन ओवरऑल देखते हैं ना मेर विद्रोह को। उसके बाद अपन भील विद्रोह पे आते हैं। भील विद्रोह में क्या देखते हैं अपन, बेसिकली ये देखते हैं कि भीलों के द्वारा जो विद्रोह किया गया इसका कारण क्या है, इसके रूट को देखते हैं अपन। उसके बाद देखते हैं कि उपाय क्या अपनाए, मतलब समझौते उपाय क्या हुआ, समझौता हो गया। उसके बाद इसके बीच में कारण और उपाय यानी समझौते के बीच में अपन बहुत से अलग अलग स्थानों को लेते हैं और इनमें देखते हैं, और इन स्थानों को लेकर ये देखते हैं कि यहाँ कब बेसिकली सिर्फ समय देखते हैं, कोई एडिशनल जानकारी देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कब विद्रोह हुए, ये देख लेते हैं। डूंगरपुर में कुछ अपने 26 के दरमियान होता है और 25 के दरमियान होता है, और फिर अपने समझौता वगैरह हो जाता है। और उदयपुर में 26 के दरमियान हो जाता है। और दिन अपन बांसवाड़ा में देखते हैं कि कुछ 46 के दरमियान और कुछ 44 के दरमियान भी हल्का फुल्का देखने को मिल जाता है। उसके बाद अपने कुछ अपने राजस्थान से बाहर जाओ तो अपने गुजरात वगैरह में होता है। तो गुजरात में कुछ अपने 46 के दरमियान वगैरह होता है ना, कुछ कुंवर जिवावे के नेतृत्व में। उसके बाद कुछ पर्टिकुलरली स्थान विशेष आते हैं, ये जिले वगैरह हो गए। उसके बाद पर्टिकुलरली स्थान जैसे शेरपुर, चिंकारी हो जाता है, देवपाल हो जाता है, कोटड़ा है, खेरवाड़ा वगैरह, कोटड़ा हो जाता है। और यहाँ कब विद्रोह हो इतना देखते हैं, सन वगैरह के बारे में देखते हैं। और फिर एडिशनल जानकारी आती है तो हल्का सा ना उसके बारे में अपन जिक्र विशेष करते हैं बस। तो अभी उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कहाँ कब विद्रोह हुए ना, इस बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि समझौते वगैरह हो जाते हैं। तो समझौते का समय काल कौन सा है, 1881 का जो पूरा समय काल है ना समझौते का, बेसिकली भीलों को खदेड़ा जाता है। कुछ 26 मार्च 1881 में भीलों को खूब खदेड़ा गया। इस वजह से कुछ 25 अप्रैल 1881 के दरमियान कुछ इनके साथ है ना समझौते वगैरह हो जाते हैं। बस ये अपने कुछ इनको खदेड़ा जाता है, देन समझौते वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद देखो अपने भील विद्रोह देखना है, तो भील विद्रोह में अपना ने कुछ यहाँ देखा भील विद्रोह में कि भील विद्रोह के कुछ कारण आते हैं, कुछ उपाय आते हैं, और भील विद्रोह बीच में उन्होंने कहाँ हुए उनके बारे में देखा। बीच में उन्होंने कहाँ का भील विद्रोह उसके बारे में देखा। देन इस बीच में से अपन एक डूंगरपुर को पिकअप करते हैं, पर्टिकुलरली, और फिर गोविंदगिरी के बारे में, डूंगरपुर को लेकर गोविंदगिरी के बारे में डिटेल देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डूंगरपुर से बिलोंग कर देते हैं। इनका जन्म कहाँ, थोड़ा सा कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों ही पर नजर डालते। तो जन्म देखो, जन्म मृत्यु वगैरह बता देते हैं व्यक्तित्व में, और कृतित्व में अपन बता देते हैं कुछ हल्की सी जानकारी, जैसे कि ये कुछ है ना भगत पंथ से जुड़े होते हैं, ये अपने गुजरात में जाते हैं, ये राजस्थान में होते हैं तो मानगढ़ हत्याकांड होता है। देन लास्ट में किस तरीके से गुजरात खेल में अपना अंतिम समय गुजार देते हैं। इस तरीके से अपन मोटा मोटी देखते हैं ना। तो क्लियर हुआ, हमने क्या देखा, हमने कुछ मेर विद्रोह के बारे में देखा, कुछ अपने आदिवासी आंदोलन की बात करें ना, तो उन्होंने कुछ मेर विद्रोह के बारे में हल्की जानकारी ली। देन उन्होंने भील विद्रोह के बारे में हल्की जानकारी ली, जो इससे पहले वाले सेशन में अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, मतलब कि ओवरऑल अच्छे से रिवाइज कर लिया। एक तो हमने देखा फर्स्टली कुछ प्रजामंडल के बारे में, देन उन्होंने कुछ
आदिवासी आंदोलन के बारे में। अब अपन आ जाते हैं कुछ तीसरे पोर्शन पे, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ा। किसान आंदोलन अपन कहाँ के आंदोलन देखते हैं, फटाफट से उसके बारे में देख लेते हैं ना। तो अपन कुछ बिजोलिया के बारे में देखते हैं, उसके बाद बेगू के बारे में देखते हैं, उसके बाद भरतपुर के बारे में देखते हैं, उसके बाद कुछ अपन नीमूचूड़ा, उसके बाद अपन कुछ मेयर के बारे में देखते हैं, मेयर के बाद देखते हैं नीमूचूड़ा, उसके बाद बरड़ वगैरह देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ते बेसिकली ये सब। तो उसके बाद अपन कुछ देख लेते हैं और जिलों के या फिर और स्थान विशेष के किसान आंदोलन के बारे में, जैसे कि अपने जयपुर हो जाता है, उसके बाद अपने शेखावटी वगैरह हो जाता है। जयपुर में बेसिकली शिखर ठिकाना है ना, वहां से होता है आंदोलन। उसके बाद थोड़ा सा अपन मारवाड़ के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद अपन बीकानेर के बारे में देखते हैं, उसके बाद अपन हल्की जानकारी हनुमानगढ़ के बारे में देखते हैं। तो ये कुछ इतने स्थान विशेष या जिले विशेष थे जहां पर किसान आंदोलन देखेंगे। थोड़ा सा हल्की हल्की जानकारी बनती है इनके बारे में बताना, बिल्कुल हल्की हल्की सी। यानी अगर ये पूरा इतना यानी 2 पेज है, तो 2 पेजों को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या कहूंगी मैं, बस वो बात आपके सामने बताऊंगी। तो देखो, बिजली किसान आंदोलन में कुछ 3 चरण होते हैं। इन 3 चरणों में अलग अलग घटनाएं हैपन होती है और लास्ट में जाके अपना समझौता होता है। वैसे दूसरे चरण में समझौता हो गया था, लेकिन कैसे कैसे वो समझौता इतना अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, इतना अप्रोप्रिएट साबित नहीं हो पाया। तो थर्डली तीसरे चरण में आकर समझौता एकदम वेल डन तरीके से होता है, एकदम चंगे तरीके से समझौता होता है। किसान भी संतुष्ट है, राजा महाराजा भी संतुष्ट है। तो यहाँ इस तरीके से अपन देख रहे थे ना। बेसिकली कुछ ये अपने उदयपुर के सुखदेव होते हैं ना, उनके कुछ राजस्व मंत्री वगैरह आ जाते हैं। कोई दीवान है ना, वो राजस्व मंत्री को भेजता है, समझौते वगैरह करवा लेता है ना। तो कुछ मनोहर नाम के व्यक्ति होते हैं, यहाँ समझौते इनके द्वारा होते हैं, इस शख्स के कारण होते हैं, इस शख्स के चलते होते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बिजोलिया के बाद बरड़ के बारे में। और बरड़ नहीं, बेसिकली अभी तो बेगू है। बेगू में रामनारायण चौधरी के चलते आंदोलन होते हैं, बस इतना। ये नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, लीडरशिप करने वाले व्यक्ति होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अपन देखते हैं कुछ बेगू के बाद भरतपुर में सब कुछ वेल डन था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन 31 में जो नई नीति है ना, उसके चलते विद्रोह होते हैं। थोड़ा सा विद्रोह फिर दब जाता है। में कुछ मुसलमान नेताओं का जिक्र वगैरह होता है, इनके बारे में थोड़ी हल्की हल्की जानकारी गिवन होती है बस। उसके बाद थोड़ा सा अपने नीमूचूड़ा में हत्याकांड होता है, डायरवाद कुछ डायरवाद की उपाधि वगैरह, जलियांवाला बाग की उपाधि वगैरह दे दी जाती है। देन थोड़ा सा देखते हैं अपन कुछ इसके बारे में देख लेते हैं हल्की जानकारी। देन अपन बरड़ के बारे में देखते हैं। बरड़ में एक बार समझौता हो चुका था, लेकिन ये राजी मन से नहीं हुआ था, बिल्कुल सहमत, मतलब कि पूरे मन से होल हार्टली नहीं होता, तो किसान सहमत नहीं थे। दोबारा आंदोलन करा और जब होल हार्टली सहमत हो गए, कुछ शर्तें मनवाई इतने ना, तब जाके पूरी तरीके से शांत होते हैं यहाँ के किसान। उसके बाद थोड़ा सा जयपुर में देख लेते हैं। जयपुर में तो बहुत सी हल्की हल्की घटनाएं थी, ये थोड़ा सा क्रिटिकल था। जयपुर में थोड़ी सी मतलब बहुत सारी सभाएं वगैरह होती है, बहुत सारी कुछ इंसिडेंट वगैरह, कुछ हरकतें वगैरह आती है। और देन किन किन नेताओं के द्वारा, देन अपन बताते हैं कि यहाँ कौन कौन से ठिकाने होते हैं जयपुर के, और किन किन नेताओं के द्वारा जयपुर, देखो यहाँ जिला नहीं है, जयपुर प्रांत है, तो किन किन ठिकानों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन वगैरह करे जाते हैं, और कौन कौन नेता लोग होते हैं, या फिर कौन कौन किसानों का नेतृत्व करने वाले या लीडरशिप करने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं। और बीच में सारी घटना वगैरह और सारे अपने कुछ इंसिडेंट वगैरह, जैसे जाट सभा वगैरह, पिलथान में आयोजन, एक पिलथान की सभा वगैरह, कूदन गांव में हुई घटना वगैरह। उसके बाद महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है अपने कुछ सिंहोट मान सिंह के द्वारा, है ना, कुछ इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं होती है ना। तो भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बता पाऊंगी मैं। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं शेखावटी में आंदोलन किन किन के द्वारा करे जा रहे हैं, मतलब कुछ शेखावटी के ऐसे इलाके जो आंदोलन करे। अब उनके आंदोलन करने का बेसिकली कारण क्या है, ये अपन देखते हैं। तो ये कारण ये बताते हैं कि कुछ इलाके ऐसे शेखावटी के और जिनके साथ कुछ वहां के शासकों ने बुरा करा, ये कारण है। उसके बाद ये उपाय क्या अपनाते हैं, उपाय ये अपनाते हैं कि कभी सरकार से बातचीत करते हैं, कभी मांग पत्र से, इस तरीके से। और राजनीति की बात स्थिति सुधरती है जब अपने ठिकाना पालीवाल राजस्व मंत्री बनते हैं। उसके बाद मारवाड़ में देखते हैं, मारवाड़ में तो जो अपनी कुछ मारवाड़ लोक परिषद होती है ना, उसके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसी को जिम्मेवार ठहराया जाता है किसान आंदोलन का। दो बार बुरा होता है जब कहते हैं कि हम उत्तराधिकारी शासन दिवस मनाना चाह रहे हैं, चंद्रावल ठाकुर द्वारा इनके साथ बुरा करा गया। और जब डाबड़ा कांड होता है, और जब ये डाबड़ा गाँव में बैठ के चुपचाप अपनी मतलब चुपचाप बैठ के शांति सभाएं कर होते, तो इनको खदेड़ा वगैरह जाता है, बहुत सारे नेताओं को मोतीलाल के साथ बहुत बुरा होता है, उसके पूरे परिवार के साथ बहुत बुरा होता है। ये अपन कुछ मारवाड़ के बारे में। उसके बाद बीकानेर के कुछ अलग अलग जिलों का, कुछ अलग अलग स्थान विशेष का जिक्र करते हैं, कुछ 4 गाँव के बारे में देखते हैं। और वहाँ कौन कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो किसानों को मोटिवेट करे, किसानों को मोटिवेट करे कि वो जो विद्रोह वगैरह हो रहा है ना, उसमें मतलब कि विद्रोह वगैरह उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। इस तरीके से कुछ 4 व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी करें। उसका थोड़ा सा हनुमानगढ़ के बारे में देख लेते हैं कि एक ही व्यक्ति है यहाँ पे जो नेतृत्व करता है किसानों का, और किसानों को मतलब मोटिवेट करता है कि वो आंदोलन वगैरह करे और सरकारी नौकरी छोड़ के, मजिस्ट्रेट की नौकरी छोड़ के। तो ये हमने कुछ देख लिया किसान आंदोलन के बारे में ना। इसके बाद थोड़ा सा अपन क्रांतिकारियों को, देखो क्रांतिकारियों को बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारियों का नाम वगैरह लेंगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि कौन कौन से क्रांतिकारी हमने चैप्टर नंबर 2 में देखे थे। थोड़ा सा 1870 की क्रांतिकारी लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेंगे मात्र, है ना। तो थोड़ा सा अपन क्रांतिकारी के बारे में बता दें। तो क्रांतिकारियों में अपन थोड़ा सा डूंगर जी जवाहर जी के बारे में पढ़ते हैं, लोटू जी मिठारवाल के बारे में पढ़ते हैं, देन अपन कुछ अमरचंद के बारे में पढ़ते हैं, देन अपन कुछ विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ते हैं, देन अर्जुलाल सेठी के बारे में पढ़ते हैं, देन अपन केसी जी बारट के बारे में पढ़ते हैं, केसी जी बारट के बाद अपन कुछ इनके बेटे प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, इनके बाद कुछ प्रताप
के बाद अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। तो प्रताप के बाद अपन कुछ बालमुकुंद मिश्रा के बारे में देखते हैं, सागर मल्लू गोपा के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ी जानकारी नाना भाई खान, बिल्कुल हल्की जानकारी देखते हैं नाना भाई खान के बारे में। उसके बाद सरदार हरलाल के बारे में, देन अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं सरदार हरलाल के बाद दुर्गा प्रसाद के बारे में। देन महिलाओं पे आ जाते हैं, कुछ 6-7 महिलाओं का जिक्र करते हैं। तो महिलाओं में सबसे पहले अपन जानकी देवी के बारे में देखते हैं, देन अपन कुछ अंजना देवी के बारे में, देन रत्न शास्त्री, देन रमा देवी, देन कालीबाई, देन अपने किशोर देव के बारे में देखते हैं। तो इन सारे व्यक्ति विशेष के बारे में हमने क्रांतिकारी वाले चैप्टर में जिक्र करा है ना। उसके बाद थोड़ा सा 1857 की क्रांति पे आते हैं। तो 1857 की क्रांति में हमने क्या कवर करा था? 1857 की क्रांति हम थोड़ा सा कवर करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, और फिर कवर करते हैं अलग अलग जिलों में 1857 की क्रांति की क्या स्थिति थी, कहाँ पोजीशन, मतलब कि कहाँ स्टैंड करी थी, और कहाँ इनके बारे में, मतलब कि कहाँ स्टैंड करी थी, और कौन कौन से जिलों में क्रांति बहुत बेकार रूप ले लेती है, बहुत घृणित रूप लेती है, और किन किन जिलों में क्रांति बहुत छिछले स्तर पर दिखाई देती है, बहुत हल्के स्तर पर दिखाई देती है। जैसे कि कोटा में बहुत भयानक रूप ले लेती क्रांति है, उनको बहुत बुरा होता है मेजर बटन के साथ, और राजा वगैरह गिरफ्तार वगैरह कर लेता है, और अपने अलवर वगैरह भरतपुर गया या हल्की हल्की क्रांति देखने को मिलते हैं ना। तो देखो बैकग्राउंड में अपन क्या देखते हैं, बैकग्राउंड में कुछ अपन मराठाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद कुछ मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ को कौन कौन हथियाना चाह रहा था इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देन अपन कुछ अंग्रेजों के बारे में जानकारी लेते हैं, मतलब बेसिकली ब्रिटिश सत्ता के बारे में ये जानकारी लेते हैं कि इनसे हमारी संधियां होती, तो संधियों का हमारे ऊपर, सामंतों के ऊपर, हमारे ऊपर, आम जनता के ऊपर, सामंतों के ऊपर, यहाँ के राजाओं के ऊपर, सैनिकों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को देखते हैं। देन कुछ इसी सेशन में अपन कुछ राजाओं को जिक्र करते हैं कि इस समय अलग अलग रियासतें वगैरह हो जाती है, अलग अलग जिलों में कौन राजा थे, उसका थोड़ा सा अपन पॉलिटिकल एजेंट, यानी अलग अलग जो प्रांत वगैरह थे, अलग अलग जिले वगैरह थे, वहाँ कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, इसके बारे में जानकारी है। तो ये अपन पढ़ते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में। देन अपन देख लेते हैं सेकंड पार्ट में। इसमें अपन सेकंड पार्ट में क्या देखते हैं, बेसिकली अपन कुछ स्थान विशेष का जिक्र करते हैं, कुछ जिलों वगैरह का जिक्र करते हैं, देन वहां पर होने वाली क्रांति विशेष के बारे में पढ़ लेते हैं ना अपन। तो थोड़ा सा अपन किन किन के बारे में देखते हैं, सिर्फ नाम मात्र का जिक्र करेंगे। देखो अपन सबसे पहले अपन क्रांति देखते हैं, कुछ नसीराबाद में देखते हैं, उसके बाद अपन एनीपुरा, नसीराबाद, नीमच, उसके बाद एनीपुरा, उसके बाद अपन मेवाड़ के बारे में, बेसिकली होती नहीं है वैसे तो। उसके बाद कोटा के बारे में देखते हैं, कोटा की जस्ट बाद अपन कुछ कोटा के बारे में कवर कर लेते हैं। देन देखो कोटा के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद अपन कोटा के बाद जिक्र करते हैं अपन कुछ हल्के हल्के से क्रांतियां पढ़ते हैं, जैसे भरतपुर हो जाता है, जैसे कि अलवर वगैरह हो जाता है, और भरतपुर है, उसके बाद कुछ अलवर है, उसके बाद अपने कुछ धौलपुर वगैरह, और उसके बाद अपने कुछ जयपुर वगैरह, उसके बाद टोंक वगैरह, और लास्ट में अपन सामंतों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अपने कुछ कोटा के बाद देखो कोटा के बाद है ना अपन कोटा का जिक्र करते हैं अपन। देखो फ्रंट पेज से लगाकर जो पीछे तक अपन कोटा का जिक्र करते हैं, ठीक है। और कोटा के बाद अपन कुछ कोटा के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। कोटा के बाद अपन कुछ एक और क्रांति देखते हैं अपन, है ना। हाँ ठीक है। कोटा के बाद एनी करता अपन पहले कवर कर चुके। देखो मुझे क्लियर होना चाहिए स्पष्ट तरीके से, जब तक मुझे थोड़ा सा भी डाउट है ना तो मुझे बताने में हिचकिचाहट होती है। चलो तो ये था हमारा अब तक का रीजन। तो मे भी आप अब तक टीके होंगे, है ना। तो अब अपन कवर करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो बहुत ही हल्का सा सेशन है, बहुत ही इजी समझ आ जाएगा। मुश्किल से अपना कुछ 20-25 मिनट लगने वाले हैं ना। तो देखो आज क्या देखने वाले अपन, उदयपुर में आंदोलन, उदयपुर में भीलों के द्वारा किए जाने वाले विद्रोह, और सिरोही में भीलों के द्वारा किए जाने वाले विद्रोह, और थोड़ी सी कुछ अदर जानकारी रहेगी उसको कवर कर लेंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट पे अपन कवर करेंगे कुछ अपने मिड़ाओं के विद्रोह के बारे में, भील विद्रोह और मीणा विद्रोह। तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं भील विद्रोह से और मीणा विद्रोह से। तो लेट्स बिगिन। आज पढ़ने वाले कुछ अपन भील विद्रोह के बारे में। देखो थोड़ा समय मैंने मुश्किल से अपने 15 मिनट लिया है, और 15 मिनट में हमने सारे चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए, मोटा मोटी रिवाइज करना। अब तक हमने जो भी पढ़ा है कक्षा 9 की बुक में, अब तक हमने जो भी पढ़ा ना उसको हमने सबको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया। अब अपन आगे कंटिन्यू करें, आगे मतलब कि अपन कुछ भील विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ मीणा विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बहुत ही आसान से सेशन है, बहुत ही इजी समझ आ जाएगा, हल्की सी जानकारी अपनी। तो देखो आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले अपन, आज के टॉपिक में थोड़ा सा अपन भील विद्रोह देखने वाले हैं, आज के टॉपिक में थोड़ा सा अपन मीणा का विद्रोह देखने वाले। तो यहाँ पर देखने वाले भील विद्रोह में, तो भील विद्रोह में अपन बेसिकली उदयपुर के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, भील विद्रोह, उसके बारे में। उसके बाद अपन थोड़ा सा देखने वाले हैं कुछ मीणाओं के विद्रोह के बारे में। मीणा, एक सेकेंड है, थोड़ा सा अरेंज कर दो मैं। मीणा विद्रोह के बारे में, मीणा विद्रोह के बारे में देखने वाले, ठीक है। तो अपन भील विद्रोह के बारे में और मीणा विद्रोह के बारे में देखने वाले। तो फटाफट से अपन भील विद्रोह मीणा विद्रोह से शुरू करते हैं। तो यहाँ आ जाता है सबसे पहले अपना भील विद्रोह। तो देखो भील विद्रोह में क्या देखने वाले अपन, भील विद्रोह। देखो भील विद्रोह में क्या देखने वाले अपन, देखो हल्के से जानकारी देखने वाले। उदयपुर में भील विद्रोह कब होता है, देखो बेसिकली ना इसमें ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, अपने 1 स्लाइड में ही कवर हो जाएगा। मतलब स्लाइड कहने का मतलब एक ही बार में कवर हो जाएगा। इसमें मोटा मोटी क्या आ रहा है, मैं आपके माइंड में थोड़ा सा खाका बता देती हूँ। देखो क्या होता है कि भील विद्रोह 2 जगह हुआ, उदयपुर में और सिरोही में। तो बेसिकली यहाँ पर करने वाले एक स्ट्रक्चर मोतीलाल तेजाब, उन्होंने जो भील विद्रोह करा उसके बारे में जानकारी होती है, मतलब कैसे कैसे भील विद्रोह करते हैं, बस यही बताते हैं
कब कब होता है और इनके थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में बताते थे। और फिर इन्होंने कुछ उदयपुर में जो भील विद्रोह करा तो समय काल थोड़ा सा बताते थे। सिरोही में तो कुछ इतना भी नहीं बताते, बस ये बताते हैं दूसरे केंद्र के रूप में अपना, है ना। तो इस तरीके से मोतीलाल तेजाब को लेकर अपना जो भील विद्रोह ना फिनिश हो जाता है, बस इतना ही देखते इसके बाद। उसके बाद जो मैं कह रही हूँ ना एडिशनल जानकारी, उसमें थोड़ी सी जानकारी ली होती। उसमें कुछ ऐसा बताते हैं कि इनको ना भीलों को कब कब प्रताड़ित किया गया, कब कब परेशान किया गया, ये इस तरीके से हमें बताते हैं। और फिर कहते हैं कि इस परेशानी के थ्रू ये कब इस परेशानी से बाहर आकर के समझौते वगैरह कर लेते हैं, उस समझौते के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद समझौते के बाद भी कुछ छुटपुट प्रयास देखे जाते हैं। तो छुटपुट प्रयास मतलब कि विद्रोह के छुटपुट प्रयास देखे जाते हैं। ये छुटपुट प्रयास कहाँ होते हैं बेसिकली, और इन छुटपुट प्रयासों को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार क्या करती है ना, और कैसे कैसे समझौते होते हैं, कैसे कैसे फिर मोतीलाल तेजाब की गिरफ्तारी के साथ छुटपुट प्रयास बंद होते हैं। तो और मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि अपन कैसे पढ़ने वाले ना। तो देखो मैं बता दें, इसमें कुछ हल्की सी जानकारी गिवन होती है कि अपने मोतीलाल तेजाब का जन्म कहाँ होता है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट बता देते हैं इसमें कुछ अपने मोतीलाल तेजावत। तो ये अपने बेसिकली जन्म लेते हैं, कुछ अपने जालोद हैं और कोलीवास, कुछ कोलीवास झाडोल गुजरात, बस यहाँ से बिलोंग कर रहे होते हैं। यही के सामंत क्या कुछ काम वगैरह करते हैं और देन फिर कुछ उनसे कहा सुनी वगैरह हो जाती है उस मतलब कि यहाँ के जो शासक थे उनके यहाँ कुछ जागीरदार या फिर कुछ यहाँ के शासक विशेष है ना, उनके यहाँ काम कर रहे होते हैं, कुछ कहा सुनी हो जाती है उनसे। तो ये कुछ उनका साथ वगैरह छोड़ के, उनका काम वगैरह छोड़ के परचून का काम वगैरह करने लगते थे। देन एक और कुछ गांव विशेष का जिक्र होता है। पोसीना गुजरात का एक गांव है, पोसीना के कुछ अपने ना सांबलिया गांव में ये मेलों वगैरह में शिरकत करते हैं। तो इस तरीके से ना अपने काम के चलते कि भीलों के कॉन्टेक्ट में आने लगते हैं। तो ये हल्की हल्की जानकारी मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ना। तो यहाँ बता देते हैं अपने कुछ सेकेंडली बता देते हैं इनसे जुड़ा हुआ एक और गाँव विशेष आता है, जो की अपने है कुछ पोसीना, और देन थोड़ा सा अपने सोमलिया, बस ये इतनी सी जानकारी होती है इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में बेसिकली है ना। कृतित्व के बारे में देखिए अपन तो बेसिकली कुछ अपने ना जुलाई आता है, जुलाई 1921 को ये ना उदयपुर में विद्रोह कर देते हैं। मतलब ये ना बहुत ज्यादा चर्चित होने लग जाते हैं, फेमस होने लग जाते हैं। तो ये ना फिर भीलों का सपोर्ट करते हैं और भीलों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और विद्रोह करने के लिए आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जुलाई 1921 को फिर ये पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं और विद्रोह वगैरह कर देते हैं। देन राजा परेशान हो जाते हैं इनके विद्रोह से, तो इनको है ना कुछ अगस्त में, कुछ 19 अगस्त देखो, हाँ, तो कुछ 19 अगस्त 1921 को इनको गिरफ्तार कर लिया। देन भीलों ने बहुत ज्यादा विद्रोह करा। तो कुछ अपने जनवरी 1922 को इनको छोड़ दिया गया परेशान होकर। तो ये जो विद्रोह था ना, ये सारी बातें ये अपने उदयपुर की। अब थोड़ा सा निकले सिरोही में, तो सिरोही को तो दूसरे प्रमुख केंद्र के रूप में अपना है, सिरोही को दूसरे प्रमुख केंद्र के रूप में अपनाया। तो ये था अपना थोड़ा सा भील विद्रोह, ठीक है, हल्की सी जानकारी थी। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं वो अदर पॉइंट के बारे में, वही अपने समझौते वगैरह, समझौते मतलब कि भीलों को कब कब कुचला जाता है, फिर ये कुचलने के कारण समझौते कब कर लेते हैं, समझौते के बाद कुछ छुटपुट प्रयास वगैरह देखने को जाता है। तो देखो इनके समझौते के बारे में देख लेते हैं। तो इनका समझौता हुआ ना, मतलब कब कब इनको कुचला गया बेसिकली। देखो इनको कुचला कब गया, जब हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था ना पूरे भारत में, कुछ 1921 के दरमियान। तो ये वापस ले लिया जाता कुछ 11 फरवरी 1921 को जो असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो जगह जगह आदिवासी आंदोलन भी, किसान आंदोलन, ये जो आंदोलन वगैरह हो रहे थे ना, इनको वापस ले रहे थे। तो रमाकांत दीवान नाम के एक व्यक्ति थे जो अपने गांधी जी हैं, विजय पति और राजस्थान शासन, इनका सपोर्ट लेकर किसानों को दबाना वगैरह चाह रहे थे। जब ऐसा नहीं कर पाए ना, असफल हो गए ना, तो बहुत सारे किसानों को खदेड़ वगैरह देते, आई मीन आदिवासियों को। बहुत सारे आदिवासी गांवों के साथ बहुत बुरा करते हैं, कभी तो झोपड़ियां जला देते हैं और साथ ही साथ झोपड़ियां जला दी, कभी बहुत सारे इनके आदिवासी परिवारों को जला दिया जाता है और झोपड़ियों को जला दिया जाता है, मतलब मारा जाता है और उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। इस तरीके की हरकतें हो रही होती। तो ये सारी हरकतें सहन करके बैठे होते हैं अपना भी। इसी वजह से तो फिर ये परेशान हो जाते हैं, क्या करते हैं, फिर समझौता का मार्ग चुन लेते हैं। ऐसा करो, आप भी राजी हो जाओ, हम भी राजी हो जाए और हमें बख्श दो। इस तरीके से कुछ परेशानियों का कारण आता है इनको दबाया जाता है, कुचला जाता है। तो कुछ कारण देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं अपने कुछ 11 फरवरी कब होते हैं, जब मतलब कि कब कुचला गया, 11 फरवरी 1921 को जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो कुछ अपने थोड़ा फैक्चुअल चीजें बता रहे हैं, थोड़ा फैक्ट में बता रही हूँ। और बस इस समय को कुचला जाता है। कौन होते कुचलने वाले, कारण कौन होते, रमाकांत दीवान
रमाकांत होते हैं, और ये बेसिकली उन 3 शख्स को थे, तो साथ वगैरह नहीं रहते, तो ये कुचलते हैं और इस दरमियान कुचलते हैं। और देखो पर्टिकुलरली गांव के बारे में स्पष्ट बताऊं ना, तो कहाँ इनके द्वारा ये हरकतें करी है, तो कुछ है ना, इसको थोड़ा सा अपने को इस तरीके से देखना होगा। जैसे कि अपने कुछ 1922 में होती है, फिर अपने 1922, फिर अपने 1922 में होती है, फिर अपने 1922 में होती है ना, तो यहाँ पे 1922 में होती है। अपने ना कुछ मई में होती है, और अप्रैल से शुरू, अप्रैल है, मई है, उसके बाद अपने मई है। अगर दिनांक भी देखना चाहे तो 12 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ इस समय कुचला कर, बेसिकली मैंने पहले फैक्ट बता दिया। अब कहाँ कुचला कर, बेसिकली गाँव का तो जिक्र करें, तो यहाँ अपने सिवाया है, सियावा है, और फिर अपने कुछ बलेरिया है, उसके बाद नवावास, कुछ भूला है और नवावास है, बस इन गांव में इनके द्वारा कुछ बहुत सारे किसानों को, बहुत सारे आदिवासियों को कुचला जाता है इस समय इनके द्वारा, इन गांव में। और इस समय और इन गांव में बहुत सारे भीलों को कुचला जाता है ना। तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन दी थी। अब कुचला करा तो इन्होंने एक समझौते का मार्ग अपना लिया। समझौते का मार्ग, तो समझौता कब हो जाता है, कुछ अपने ना इसी समय यानी 11 मई 1922 के दरमियान जो एक ही आंदोलन, बेसिकली जो मोतीलाल तेजाब होता है ना, एक ही आंदोलन करते, एक ही आंदोलन, थोड़ा सा शब्दावली होती है, बस ये बताते हैं कि हम सब मिल करके एक साथ सहयोग करके एक साथ अपन इकट्ठा होके विद्रोह करेंगे जागीरदारों का। इसी को बस एक ही आंदोलन नाम दिया गया। तो इस एक ही आंदोलन के थोट के साथ इन्होंने आंदोलन शुरू करा था मोतीलाल तेजाब ने उदयपुर में। तो ये 11 मई 1922 को एक ही आंदोलन वगैरह तोड़ दिया जाता है, समझौते वगैरह कर लेते हैं, बस ये समझौते वगैरह हो जाता है। अपने सिरोही के भीलों के द्वारा समझौते वगैरह कर लिए जाते हैं। देखो समझौते वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद समझौते के बाद छुटपुट प्रयास का देखने को मिलते हैं। तो छुटपुट प्रयास देखने को मिल जाते हैं सुखेरे और अपने पिंडवारा है और भाकर है। तो अपने देखो डीएसपी होता है ना, तो बीएसपी समझो, तो बीएसपी में वापस से विद्रोह वगैरह होते हैं। इसके बाद भी देखो बी से अपने आ जाता है कुछ भाकर है, उसके बाद अपने सुखेर, उसके बाद पिंडवाड़ा। तो यहाँ पे छुटपुट प्रयास और देखने को मिलते हैं। समझौते के बाद फिर छुटपुट प्रयास देखने को मिलते हैं। लेकिन अपन थोड़ा सा बता देते हैं कि इसको इन प्रयासों को दबाने के लिए क्या होता है। इन प्रयासों को दबाने के लिए 1927 में फिर समझौते होते हैं। तो कुछ अपने जो गरासियां होते हैं ना, सिरोही के गरासियां वगैरह, ये 1927 में। तो कुछ सिरोही के गरासियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते वगैरह कर लिए गए। और फिर एक और काम क्या हुआ, एक और काम होता है यहाँ 19 को। देखो ये जो हरकतें होती है ये कब दबी, 1927 के दरमियान जब इन्होंने समझौते कर लिया ना, तभी हरकतें दब रही थी। और हाँ, एक और जानकारी, थोड़ी सी हल्की जानकारी ये होती है, जब यहाँ थोड़े छुटपुट प्रयास देखते ना मोतीलाल तेजाब, तो 1923 के दरमियान सोचते, थोड़ा बताते, 1923 के दरमियान ये सोचते कि शायद मैं इस आंदोलन को दोबारा से शुरू कर सकता हूँ क्या। इस तरीके से 1923 में प्रयास करते हैं, लेकिन ये असफल होता है। 1923 में दोबारा प्रयास करते हैं, इनको देखते हुए तो कुछ इनको ना कुछ आशा की किरण दिखाई नहीं दी दोबारा। और 1927 में मैंने बताया दिया कि समझौते वगैरह होते हैं। और देन अपने कुछ एक और क्या करा रहे इन प्रयासों को दबाने के लिए, एक तो समझौते वगैरह कर लिए गए, यानी आपस में समझौते हो गए। और फिर अपने एक और काम होता है, वो होता है कुछ 1929 के दौरान, सबसे अहम काम 1929 के दौरान जब अपने मोतीलाल तेजाब गिरफ्तार वगैरह हुआ ना, तो ये समझौते पूरी तरीके से दब जाते। फिर 1924 में अंडरग्राउंड हो गए थे और 1929 में तो गिरफ्तार हो गए। इनकी गिरफ्तारी को लेकर 2-4 मुद्दे और आ जाते हैं, बस हल्की हल्की जानकारी हो जाती है इनकी गिरफ्तारी को लेकर। यही कि जयपुर की पुलिस उनको गुजरात से गिरफ्तार करती है और उदयपुर को सौंप देती, इस तरीके की जानकारी होती है। यही कुछ अपने 29 में गिरफ्तार हुए, 36 में छोड़ दिए गए और कहा 2-3 शर्तों के साथ छोड़ा और कहा कि अब ऐसी हरकतें मत करना, आगे वापस से करते। 45 में फिर पकड़ ले और 47 में आजादी के दरमियान छोड़ते हैं। तो ये इनका किस्सा होता है क्या, इनकी गिरफ्तारी के कुछ 2-4 किस्से होते हैं ना, 2-4 फैक्ट होते हैं, उनको ध्यान रखना होता है। तो देखो 29 में क्या देखते हैं अपन, ये कि देखो यहाँ हल्की हल्की जानकारी में बता देती हूँ। ये 1923 इसी के साथ है, थोड़ा सा मैं 1923 अपने सुखेर, पिंडवाड़ा और 1923 है। 1923 में वापिस से कोशिश करते हैं कि क्या मैं कर सकते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होती है। देखो अपने 1929 में जो मैंने बताया वो ये है कि कुछ 1924 में, यहाँ अपने 1929 के साथ वाली बात है ना, तो यहाँ अपने 1924 में गिरफ्तार वगैरह हो जाते हैं। और फिर अपने थोड़ा सा मैं यही लिख देती हूँ, चलो यहाँ 1924 में अपने अंडरग्राउंड वगैरह हो जाते हैं। और फिर अपने कुछ जयपुर की पुलिस पकड़ती है और गुजरात से पकड़ती है और देन उदयपुर पुलिस को सौंप देती है, बस इतना बताते हैं। और गुजरात की खेड़ ब्रह्मा से और जयपुर की कोई ईडर के पर्टिकुलरली पुलिस वगैरह और गुजरात की खेड़ ब्रह्मा से इनको पकड़ा जाता है बेसिकली। और फिर अपने उदयपुर को सौंप दिया जाता है। ये कहते 2-3 शर्तें हैं कि आप है ना उदयपुर से बाहर नहीं जाओगे, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लोगे, आपको पर मंथ आपको 30 रुपए दे दी जाएगी गुजर बसर के लिए, उसमें आपको गुजारा वगैरह करना है ना। तो इस तरीके से हल्की जानकारी होती है। तो ये शर्तें वगैरह तोड़ते हैं ना, तो वापस इनको 45 में कुछ ये भूमट नामक स्थान में दिखाई देते हैं वापस 45 के दरमियान। तो इनको गिरफ्तार वगैरह कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने शर्त तोड़ी, इनको कहा था उदयपुर से बाहर नहीं जाओगे आप, तो पर्टिकुलरली किसी एरिया विशेष में गए होंगे, तो इस वजह से इनको माना जाता है कि इन्होंने शर्त तोड़ दी, वापस गिरफ्तार होते 45 में। तो ये कुछ 1945 में गिरफ्तार वगैरह हो जाते हैं।
और फिर आजादी के बाद ही छूटते 1947 में। तो ये इनकी थोड़ा सा गिरफ्तारी को लेकर के साथ, तो ये था अपना भील विद्रोह। बिल्कुल हल्की जानकारी देखो, मैंने कहा कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, उसके बाद अपने को थोड़ा सा मिला विद्रोह देखना। तो देखो हल्की जानकारी क्या थी कि ये मोतीलाल तेजाब थे। बेसिकली मोतीलाल तेजाब के बारे में थोड़ा सा व्यक्तित्व वगैरह देखते हैं। इसमें इस पूरी स्लाइड में हमने क्या देखा, बेसिकली थोड़ा सा है ना इसको है ना दूर से देखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप है ना बहुत ज्यादा अंदर जाओगे, बहुत ज्यादा अंदर जाओगे, बहुत ज्यादा एकदम स्पेसिफाई होकर चीजों को देखोगे ना, तब थोड़ा उलझन होगा, तब थोड़ी उलझन की कंडीशन बन सकती है। थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करो चीजों को, उसके बाद डेप्थ में जाओ, है ना। भैया पहले कहते हैं कि साइकोलॉजी में कहते हैं कि चीजें ना सरल से कठिन की ओर पढ़नी चाहिए, चीजें समग्रता से अंश की ओर पढ़नी चाहिए। पहले उसको ओवरऑल देखो। आप जब कोई नई बुक में पढ़ाते हो ना, खरीदते हो ना, पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसकी ओवरऑल गो थ्रू, उससे ओवरऑल गो थ्रू होना चाहिए। फर्स्ट पेज से लगाकर लास्ट पेज तक एक बार पूरी को रीडिंग करो, पूरे को रीडिंग करो। आपको ये बिल्कुल मत सोचो कि कितनी चीजें आपको याद रहेगी, डजंट मैटर। आपको सिर्फ उससे गो थ्रू होना है, आपको सिर्फ उससे फेमिलियर होना है, आपको सिर्फ उससे 1 to 1 होना है। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें बेसिकली क्या है, वो तब तक पता नहीं चल सकता जब तक आप एक ब्रीफ फास्टली रीडिंग नहीं करोगे ना। तो फास्ट रीडिंग करनी है, देन एक दोबारा और रीडिंग करनी है, उसका थोड़ा धीरे धीरे उससे थोड़ा और ज्यादा उससे थोड़ा और ज्यादा क्लोज जाना है, मतलब कि फिर इफेक्ट पे आना है ना। बेसिकली आप शुरू कैसे करते हैं, सबसे पहले इफेक्ट एक पेज आप उसको घोट के भी जाऊंगा, सबसे गलत तरीका। इस तरीके से आप उससे दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे तो पढ़ते गए किसी चीज को, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है ना। बेसिकली थोड़ा सा आप उसको चलो, हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि जब भी हम पढ़े ना, तो अपना माइंड सेट बदल के पढ़े। यानी कि हमें चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझ के पढ़ना है, चीजों को फेमिलियर होकर पढ़ना है, बहुत ही मजे से पढ़ना है। चीजें बहुत आसान होती है, बस देखने का नजरिया अलग होता है। कहते हैं नहीं कि कुछ दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। बिल्कुल अप्रोप्रिएट बातें बहुत ज्यादा सही होती है, लेकिन हम उसकी गहराई तक जा नहीं पाते हैं ना। तो यहाँ अपने भील विद्रोह के बारे में हमने क्या देखा, इसको मोटा मोटी अपन देखे तो इतना सा देखते हैं अपन कि मोतीलाल तेजाब को लेकर पूरा आंदोलन हमारा फिनिश होता है ना। तो कुछ अपन उदयपुर में आंदोलन में उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद सिरोही को दूसरे सिरोही में होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद कुछ अपने समझौते वगैरह किए जाते हैं, उसको देखते हैं अपन। और उसके बाद ये कुचले वगैरह जाते हैं, दबाए जाते हैं यहाँ की भील वगैरह, इसके बारे में देख लेते हैं। देन अपन थोड़ा सा समझौता वगैरह होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। और समझौते के बाद वापिस से कुछ छोटे मोटे प्रयास दिखाई देते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। और वो प्रयास कैसे थे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो फर्स्टली ये जो पूरी बात है ना अपने मोतीलाल तेजाब के बारे में, मोतीलाल तेजाब बेसिकली कहाँ पैदा होते हैं, तो ये गुजरात में पैदा होते हैं। और हाँ, ये है ना कुछ अपने ओसवाल बनिया जाति के होते हैं, ये ना अपने जैन होते हैं, जैन कास्टिंग से बिलोंग, ओसवाल बन जाते हैं। तो यही कुछ अपने पर्टिकुलर देखे, झाडोल है, कालीबास है, कोलीबास है, यहाँ पे अपने पैदा वगैरह होते हैं, यहाँ इनका जन्म वगैरह होता है। और इनका काम कुछ ऐसा होता है कि जिसके चलते ना भीलों के कॉन्टेक्ट में आते रहते बार बार। तो झाडोल के यहाँ पर झाडोल कुछ हल्का सा काम करते हैं, जागीरदार वगैरह वहाँ काम करते हैं, लेकिन उससे खफा वगैरह होता है तो वो काम छोड़ देते हैं। उसका जो भी काम करा है परचून का व्यवसाय चुनते हैं, उससे भीलों के कॉन्टेक्ट में आने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ भीलों वगैरह भाग लेते हैं, शिरकत वगैरह, दुकानें वगैरह नका काम करते हैं अपने सोमालिया में, गुजरात में सोमालिया, अपने पोसेना सोमालिया में। तो इस तरीके से भीलों के कॉन्टेक्ट में आते रहे और बहुत ज्यादा फेमस होने लगे धीरे धीरे। झाडोल से इनकी प्रसिद्धि अलग अलग स्थानों में फैलने लगे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने भीलों को एकत्रित करूं, क्यों ना मैं भीलों को एकत्रित करके और इनको ना जागीरदारों के आंदोलन से मुक्ति दिलाऊं। तो क्योंकि ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि गांधी जी का आंदोलन से मोटिवेटेड होते हैं, ये विजय सेतुपति से मोटिवेटेड होते हैं। और जब इनको पता चल जाता है कि इनको एहसास हो जाता है कि विजय सेतुपति या फिर विजय का जो प्रमुख नेता है ना, वो मेरा सपोर्ट कर देंगे, वो मेरे सपोर्ट में है। तो ये ना कुछ आगाज कर देते हैं रण का, आगाज कर देते हैं युद्ध का, मतलब कि भीलों का विद्रोह कर देते हैं। कुछ जुलाई के दरमियान, कुछ स्कूल खुलता है दरमियान कर देते हैं, अगस्त अपने झंडे के समय इनको गिरफ्तार वगैरह कर लिया जाता है 19 अगस्त को। और जनवरी को परेशान हो जाते हैं लोग इनसे, अगले साल 1922 में इनको छोड़ दिया जाता है। बस इतना ही देखते हैं। ये हमने इनका पूरा व्यक्तित्व देखा, और व्यक्तित्व के बाद इनके कृतित्व देख लिया हमने। उदयपुर में इनका कृतित्व, उदयपुर को लेकर के इनका कृतित्व देखा है। उसके बाद सिरोही को दूसरे केंद्र के रूप में अपनाते हैं। यहाँ है ना ये गरासी और भीलों दोनों का नेतृत्व वगैरह करते हैं। ये इस वजह से सिरोही नहीं गए, छूटने के बाद ही सिरोही जाते हैं। इस वजह से नहीं गए कि इनको ये अंग्रेजों से डर वगैरह गए, ब्रिटिश सत्ता से डर गए, नहीं, ये इस वजह से नहीं जाते यहाँ पे। ये आते हैं यहाँ इस वजह से क्योंकि यहाँ की गरासी और यहाँ के भीलों इनको बुलाया वगैरह जाता है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। और फिर देख लेते हैं कि बस ये दूसरे केंद्र के रूप में अपना है, और यहाँ भी बहुत चंगी तरीके से काम करते हैं। देन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये हमारे दोनों जगहों की भीड़ देख ली, उसके बाद थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कुछ समझौते वगैरह के। देखो भीलों को कब किस के द्वारा कहाँ किस तरीके से कुचला गया, ये इनकी कुचलने की सारी कुछ बातें देख लेते हैं अपन। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं अपन कि इनको कुचला गया तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड करा, इन्होंने और ब्रिटिश सत्ता ने क्या डिसाइड करा, क्या ऐसे चलता रहेगा, नहीं तो ऐसे तो मतलब कि लंबे समय तक चल नहीं सकता। तो देखो जब तक आप दोनों ही पक्ष सेटिस्फाइड नहीं होते ना, तो वो काम बन नहीं सकता। तो इन्होंने सोचा कि दोनों ही सेटिस्फाइड रहे, कोई समझौता कर ले, बीच का मार्ग निकाल ले। तो ये कुछ बीच का मार्ग निकाल समझौते होने के बाद भी कोई संतुष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी स्थान विशेष आते हैं, तो यहाँ विद्रोह होता है। तो मोतीलाल नेहरू को आशा की किरण दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत जल्द बुझ जाते हैं ना।
इस तरीके से देखते हैं। और इन छोटी मोटी घटनाओं को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार और कुछ भी ये हमारे आदिवासी लोग क्या करते हैं, देखो ये भी नहीं चाह रहे होते कि वापस से लड़ाई वगैरह हो, तो छोटे मोटे कोई इक्का दुक्का लोग बजाते हैं ना कुछ बिगड़े माइंडसेट के, तो वो वापस से करते हैं कि देखो शांति कायम होगी तो फिर क्या करना है ना, युद्ध से कभी वो हासिल नहीं हो सकता जो शांति। आंख के बदले आंख अगर यही पॉलिसी अपनाओगे तो फिर तो सारे अंधे हो जाएंगे ना, गांधी जी का मानना है। तो फिर अपने बस इसी तरीके से भील भी परेशान थे, तो भील भी समझौता दोबारा समझौते होते हैं अपने कुछ 1927 के दरमियान भील भी सहमत होकर, भील और गुजरात से भी सहमत होकर समझौता करते हैं कि हाँ हम भी सहमत नहीं है इस तरीके के विद्रोह से जो हमारे कम्युनिटी के लोगों को गुजरात करे जा रहे हैं, तो इस तरीके से वापस से समझौता वगैरह करते हैं, इन इलाकों में समझौते होते हैं। फिर पूरी तरीके से ये जो दूसरी बार जब विद्रोह वगैरह हुआ ना, पूरी तरह से तब था जब इनके जो नेता होते हैं, प्रमुख लीडर होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। देखो प्रमुख जो लीडर होते हैं ना, उनको गिरफ्तार करने में मनोबल वगैरह टूट जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारा सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति उसी को गिरफ्तार कर लिया गया ना, तो बस गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तारी को लेकर इनके कुछ किस्सा आ जाता है ना, तो ये अपने जयपुर की पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, गुजरात से गिरफ्तार करती है, उदयपुर सौंप देती है। उदयपुर जो पुलिस है कुछ 1936 के दरमियान को छोड़ देती है, कुछ शर्तों के साथ छोड़ती है ना। तो यहाँ देखिए आपने उससे पहले तो 24 में अंडरग्राउंड रहने लग गए थे वैसे भी, तो 29 में अपने गिरफ्तार वगैरह हुए और फिर अपने 36 में उदयपुर की पुलिस को कुछ शर्तों के साथ छोड़ देती, 2-3 शर्तों के साथ। 45 में शर्तें तोड़ते हैं तो वापस गिरफ्तार होते हैं, आजादी के बाद छोड़ते हैं। तो यहाँ देखो मैंने 1936 गिवन करा है कि इनको ये जो पुलिस वगैरह करते हैं ये सारी बात 1936 की, तो 1936 की क्या 1929 में गिरफ्तार हुए, ये तो बता दिए। 1936 में इनको छोड़ा जाता है, बेसिकली 1929 में गिरफ्तार हुआ, ठीक है। और 1924 में ये अंडरग्राउंड रहते हैं और 19 यहाँ पे अपने हाँ ठीक है ये मैंने थोड़ा सा यहाँ मैंने कहा ना कि मैं इसके बारे में एरो लगाया ना कि इस गिरफ्तारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ, तो इनकी गिरफ्तारी की डिटेल में नहीं बताई कि अंडरग्राउंड रहते हैं। देन इस दरमियान ये गिरफ्तार वगैरह होते हैं, वही अपना समय इस दरमियान ये गिरफ्तार वगैरह होते हैं, है ना। और इस दरमियान जो गिरफ्तार होंगे ना, तो ये 1936 के दरमियान छोड़ देते हैं कुछ शर्तों के साथ। तो बेसिकली कुछ शर्तें वगैरह होती है उसके बाद छोड़ देते हैं, तो यहाँ अपने कुछ शर्तें वगैरह होती है, ठीक है। तो इसके साथ इनको छोड़ दिया जाता है, 45 में फिर गिरफ्तार करते हैं, आजादी के बाद छोड़ते हैं। तो ये थी इनके बारे में बेसिक जानकारी, ये मैंने थोड़ा सा 1929 की डिटेल बताई थी ना यहाँ पे कि ये किस किस तरीके से अंडरग्राउंड रहते हैं और किस किस तरीके से फिर किस किस तरीके से पकड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं कुछ शर्तों के साथ, है ना, और दोबारा से पकड़े जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अपने वीडियो के बारे में। अब अपन देख लेते हैं कुछ हल्की सी जानकारी। देखो तुम्हें ना हाँ देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस 1 मिनट में, है ना, यदि आप यही टिके रहोगे, यही टिके रहना, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में। तो कहाँ थे अपन, अब अपन कंटिन्यू करते हैं कुछ मीणा विद्रोह के बारे में ना। तो मीणा विद्रोह के बारे में पढ़ते अपन। मीणा विद्रोह, देखो मीणा विद्रोह क्या देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ मीणा विद्रोह में क्या देखना है। मीणा विद्रोह में कुछ इसी तरीके की घटना होती है जैसा कि एग्जैक्ट अपन भील में देखे हैं, भील विद्रोह में देखे हैं। होता कुछ यूं है कि यहाँ पे भी कुछ समझौता वगैरह हो जाता है और कुछ परेशान होते हैं सबसे पहले ना। बेसिकली ये मीणा भीलों की तरफ अपने मीणा में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, दबे कुचले जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, और देन फिर ये भी अंततः एक बीच का रास्ता चुनते हैं, समझौते का। तो देन समझौते वगैरह होते हैं और समझौते के बाद कुछ छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती है, उसको कैसे दबाया गया इस बारे में अपन जानकारी लेना है ना। तो एज इट इज अपन भील जैसा कि अपने भील के बारे में पढ़ा वैसा ही अपन कुछ मीणा विद्रोह के बारे में देखने वाले। तो यही इनको है ना परेशान कर जाता है, तो इनको परेशानी के कारण वगैरह देखेंगे, समझौते देखेंगे, देन छुटपुट प्रयास और होते हैं, उनको कैसे दबाया जाता है, उनको कैसे हैंडल करा जाता है ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, है ना।
उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखो ये परेशान कैसे होते हैं, जब यहाँ के 1855 में एक 1851 के दरमियान 1851 के दरमियान यहाँ के जो राजा विशेष होते हैं नया हाकिम नियुक्त करते हैं, कुछ रघुनाथ सिंह करके। रघुनाथ ये बहुत परेशान करता है रघुनाथ सिंह को, बार बार इनसे पैसे वगैरह लेता है और कर वगैरह लेता है, कुछ इस तरीके से ना इतने सारे टैक्स लगा देता है कि बेसिकली बहुत परेशान हो जाते हैं। जब परेशान होते हैं ना तो फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ हमले वगैरह करते हैं, चौकिया वगैरह जलाते हैं। और जो देखो अगर आप परेशान हो ना अंदर से तो कुछ ना कुछ जरूर करोगे, छोटी सी बात भी आपको बहुत परेशान करती है। अगर परेशानी में हो तो अगर अंदर से दुखी हो ना दूसरों को दुखी करने का काम ही करोगे। तो अपन ने कुछ 1851 रघुनाथ सिंह, पता नहीं चलता कि अंदर से दुखी होने का मतलब क्या है। इसलिए ये है कि आपके मन में कुछ गांठें बनी हुई ना तो आप दूसरों को कभी खुशी नहीं दे पाओगे। तो अपन यहाँ कंटिन्यू आते हैं, मतलब यहाँ कंटिन्यू करते हैं, यहाँ आ जाते हैं फटाफट से 1851 रघुनाथ सिंह आ जाते हैं। और देन बहुत ज्यादा भीलों को परेशान करते हैं, तो भीले बदला लेने के चक्कर में क्या करते हैं, दूसरों को प्रताड़ित कर देते हैं। यानी कि कुछ अजमेर मेवाड़ का इलाका होता है, अंग्रेजों का इलाका होता है, बेसिकली कुछ केंद्र शासित प्रदेश होता है उस दरमियान। तो वहां पे हमले कर जाते हैं, तो सोए हुए शेर को जगा देते हैं। अब अंग्रेज ठीक है, अंग्रेज भीलों से खफा हो जाते हैं कि भाई हमने तुम्हारा क्या बिगड़ा था, फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम पे क्यों हमले करें। तो यहाँ पे जो अजमेर मेरवाड़ा के जो अंग्रेज वगैरह होते हैं ना, अब यहाँ के राजाओं को कहते हैं कि आप नए हकीम की नियुक्ति करो, हमें बदला लेना है, हमें मीणाओं से बदला लेना है। तो नए हकीम की नियुक्ति अंग्रेज तो हमारे बस इनकी कठपुतली की तरह होते हैं, इनके कहने पर कुछ इस हकीम का हस्तांतरण वगैरह कर देते हैं, स्थानांतरण वगैरह कर देते हैं और एक नए हकीम को लेकर आते हैं जिसका नाम कुछ अजीत सिंह होता है। तो अजीत सिंह नाम के जब नए हकीम नियुक्त होते हैं ना, ये हाकिम इसी वजह से बने हैं, इसी वजह से इस पद पर आसीन हुए ताकि भीलों को परेशान कर सके। जैसे ही ये नए हाकिम बनते हैं तो परेशानी मतलब कि परेशानी का कारण बन जाता है भीलों का, भीलों पर हमला करना डिसाइड करा जाता है। तो देखो भीलों पर हमला करा गया तो सिर्फ अजीत सिंह नहीं गए हमला करने के लिए, बहुत सारी प्रिपरेशन करके भीलों पर हमला करा गया इनके द्वारा। कुछ पलटने लेकर, कुछ भील पलटन है, एक लिंगी पलटन है, ये तोपे लेकर के आती, मतलब कि कुछ टुकड़े सैन्य टुकड़े, इसके साथ साथ कुछ ठिकाने होते हैं, वहां के सारी सेना को बुला ली जाता है। मतलब क्या कितने खफा है, मतलब कहने का मतलब कुछ अपने इलाके आ जाते हैं, जैसे अपने बिजोलिया है, बनेड़ा है, फिर भिसरोडगढ़ हो गया, मांडलगढ़ हो गया, शाहपुरा हो गया। तो ये कुछ 5 ठिकानों के सैनिक इनको दबाने के लिए आते हैं इन भीलों को। कुछ टुकड़ियां एक लिंगी पलटन, भीम पलटन, ये टुकड़ियां इनको दबाने के लिए आती है। एजीजी के कहने पर और भी क्या होता है, देखो एजीजी के कहने पर कुछ इलाके होते हैं जब तक जयपुर है, बूंदी टोके, इन इलाकों की सीमाबंदी करने को कहा जाता है, चौकीदारी करने को, कुछ अपने कुछ सीमाबंदी करने को कहते हैं कि यहाँ से कोई हेल्प नहीं जानी चाहिए उन भीलों को। तो इतना सारा प्रयास करते हैं, मतलब इतने परेशान हो गए थे छोटे हमले से, क्या अंग्रेज मतलब कि अपने आत्मसम्मान के खिलाफ ले लिया इन्होंने शायद। तो यहाँ पर देख ले कि कैसे, मतलब कि हम पे हमला हिम्मत कैसे हो गई इनकी। कहते हैं ना कि एक शुरुआत पहल कर दी, पहल बहुत बड़ी चीज होती है। अगर पहल करती तो लोगों के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि इनको हराया जा सकता है। यही तो हुआ जब हमने मराठों ने अंग्रेजों को एक बार हराया ना, अपने कुछ मराठों को अंग्रेजों के द्वारा हराया गया ना, तब हमारे राष्ट्रकूट राजा को पता चला कि मराठे हार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मराठे नहीं हार सकते। यही तो बात होती है, जब आपको पता चलता है ना कि ये हो सकता है तो फिर दूसरे भी उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी एक बार जो चीज हैपन हो सकती है वो कई मर्तबा हो सकती है, एक बार जो काम हो सकता है वो कई मर्तबा हो सकता है। तो अपने कुछ रघुनाथ सिंह के बारे में बताते हैं, अजीत सिंह के बारे में बताते हैं। देखो फिर अपने अजीत सिंह हमला वगैरह करा जाता है। तो कौन कौन आता है हमला करने के लिए अजीत सिंह के शासनकाल के दरमियान, उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ आपने कुछ देखो, मैंने कहा था ना वो कौन से ठिकाने के लोग आते हैं अपने, तो कुछ अपने बनेड़ा है, कुछ अपने ना उसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से देखो तो SBBJ में, मान लो आपका अकाउंट है SBBJ में, तो अपने शाहपुरा है, उसके बाद अपने बनेड़ा है, उसके बाद फिर अपने कुछ बी से एक और अपने बिजोलिया वगैरह हो जाता है, बिजोलिया है। उसके बाद एक अपने कुछ भिसरोडगढ़, उसके बाद अपने कुछ मांडलगढ़। तो ये इलाके आते हैं। और कौन हमला करता है इनके अलावा, कुछ भीम और एकलव्य पलटन, एकलिंगी तो अपने मंदिर है ना, जिसके बारे में डिटेल से बढ़ चुके हैं, यहाँ जिक्र नहीं करेंगे आपसे। एकलिंगी जो अपने एकलिंगी जो मंदिर है, अपने कुछ कुंभा के द्वारा इनके हाथ में विष्णु मंदिर का निर्माण करा गया था, और भोपाराव के द्वारा इसका निर्माण करता है, और रायसिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार वगैरह करा गया था। ये कुछ अपने नागदा में बना हुआ एकलिंगी जी का मंदिर ना, नागदा कैलाशपुरी में बना हुआ, कैलाशपुरी गांव में बना हुआ है पर्टिकुलरली, है ना। और कुछ अपने कुछ काले पत्थर की अपने यहाँ पे कुछ एकलिंगी जी महाराज की मूर्ति है, एकलिंगी जी की मूर्ति है। उदयपुर राजा जिसको दीवान मान के पूजा वगैरह करते हैं। और थोड़ी सी और जानकारी, चलो ठीक है, हाँ, और बस इतनी जानकारी इनके बारे में होती है ना, तो अपन वापस आ जाते हैं भीम और एकलव्य के बारे में ना। मांडलगढ़ है, उसके बाद भीम है, एकलव्य है, ये टुकड़ियां वगैरह आती है इनको दबाने के लिए। और थोड़ा सा एजीजी के द्वारा कहा जाता है, जब
तो अपने जयपुर है, बूंदी और टोके, इनकी सीमा को चौकीबंदी कर दो, इनकी सीमा को तुम सील कर दो, यहाँ से कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग होती है इन पर अजित सिंह के समय इन पर हमला करने के लिए, है ना। बस ये इनका बदला, मतलब कि तब जाके संतुष्टि मिलेगी इनको, इनके कॉलेजों को, है ना। तो अपन ये देखते हैं। उसके बाद देखो कब हमला वगैरह होता है, कहाँ, तो ये सब मिलकर कहाँ हमला करते हैं, तो ये सब मिलकर अपने कुछ बड़ी लुहारी, छोटी लुहारी, बड़ी लुहारी, छोटी लुहारी, यहाँ पर हमला कर देते। तो यहाँ के जो वीर थे ना वो भी बहुत चतुर चालाक होते अपने। तो कुछ ऐसा होता है चतुर नाथ करके श्रृंगार, बहुत पुराना सॉन्ग है ना। तो चतुर चालाक होते अपने। तो बड़ी लुहारी, छोटी लुहारी वीर भी बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ मनोहरगढ़ और देवगढ़ की पहाड़ी आती है, यहाँ पर चढ़ जाते हैं, तो अपनी रक्षा कर लेते हैं, मतलब अपने को बचा लेते हैं कैसे कैसे। और देखो इन्होंने इतना मना करा था हेल्प मत करना, फिर भी कुछ 8,000 सैनिक इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं, यहीं से जब से 8,000 सैनिक इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। और इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, बिलो का कुछ नहीं हुआ, यहाँ ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। 8,000 सैनिक इनकी हेल्प करने आए, तो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट वगैरह मिला। तो कुछ 57 सिपाही मारे जाते हैं इनके, कुछ 57 सिपाही मारे जाते हैं अंग्रेजों के। तो ये था अपना थोड़ा सा इनको दबाने का, इनको प्रताड़ित करने का, इनको कुचलने का प्रयास, जो कि इन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है। 57 सिपाही वगैरह मार देते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो इनसे परेशान होकर हमने समझौते का मार्ग अपनाया। तो कुछ 1885 में समझौता हो गया हमारा और उनका। 1885 कुछ जनवरी के दौरान, ये नए साल में नई सौगात, नए साल की नई सौगात समझौता। तो अपने कुछ जनवरी 1885 में समझौता हो जाता है। समझौता करने के लिए कौन आते हैं, हम आते हैं भाई, अजी हम आए समझौता करने, समझौता कर लो। तो कुछ अपने एजीजी आते हैं, पूरे अपने राजस्थान के एजीजी वगैरह आते हैं। और यहाँ से कुछ हारती के पी आते हैं और मेवाड़ के पी आते हैं। तो कौन आ जाता है अपने एजीजी। उसके बाद अपने कुछ हाड़ौती के पीए और मेवाड़ के पीए, हम आते हैं तो मेवाड़ के पीए। तो ये सब आते हैं और इन तीनों के द्वारा बिलों के साथ समझौता वगैरह कर लिया जाता है। इस दरमियान देखो ये सब उपस्थित तो 1854 के दरमियान ही हो गए थे। और समझौते के साथ और क्या क्या करा, भविष्य में ऐसी हरकतें ना हो, इस वजह से देवली को ठिकाने के रूप में स्थापित कर दिया इन्होंने। और इसके साथ ही, और जब ठिकाने के रूप में देवली को स्थापित करा ना, तो इसको एक सेना के मुख्यालय के रूप में भी स्टेब्लिश करा, जिसको अपन 41वीं मेवाड़ बटालियन के नाम से जानते हैं। तो उसके मुख्यालय के रूप में भी इस छावनी को नियुक्त करा, छावनी को स्टेब्लिश करा, यानी देवली छावनी को। यहाँ पे कुछ एक दो काम और होते हैं इसी समझौते के दौरान, जैसे देवली को छावनी के रूप में नियुक्त कर दिया गया, देवली को स्थापना कर दी गई, मीणा कोर की स्थापना कर दी गई। बस इतना सा देते हैं। और देवली को साथ ही साथ एक सेना के मुख्यालय के रूप में, एक सेना के हेड क्वार्टर के रूप में नियुक्त करा गया। वो सेना अपने कुछ 41वीं मेवाड़ रेजिमेंट थी। और ये जो मीणापुर है ना, बेसिकली 41वीं मीणापुर जो है ना, ये बेसिकली 41वीं मेवाड़ रेजिमेंट, क्या देखो उसको क्या कहते हैं, 41वीं देवली रेजिमेंट और 42वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, इन दोनों को जोड़ करके ही अपनी मीणापुर की स्थापना करी गई। तो ये कुछ अपने 41वीं देवली रेजिमेंट प्लस 42वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, इन दोनों को तोड़ करके इसकी स्थापना करी जाती है कुछ 1921 के दरमियान, 1921 के दरमियान। बस उसके बाद देखो समझौते वगैरह हो गए कंप्लीट। और फिर बता देते अपन कुछ समझौते के बाद मैंने कहा था ना कि कुछ छुटमुट इक्का दुक्का घटना है, वापस से देखिए ये घटना दिखी ना अपने कुछ अपने कुछ लुहारी और गाढ़ोली, अपने लुहारी और गाढ़ोली, इन दो स्थानों पे जो बेसिकली अपने जहाजपुर के दो इलाके हैं ना। तो जहाजपुर के गुड़ावली में इस बार है ना कुछ लुहारी और कुछ गाढ़ोली और लुहारी, ये दो इलाके होते हैं पर्टिकुलरली, गाढ़ोली और लुहारी जहाजपुर के। तो इन दो इलाकों में छोटी-मोटी घटनाएं और देखने को मिल जाती है 1860 के दरमियान विद्रोह है ना। तो कुछ गाढ़ोली और लुहारी, इन दो इलाकों में फिर घटनाएं देखने को मिलती है। तो फिर एक शख्स होते हैं कुछ देखो कब 1860 के दरमियान। तो फिर एक व्यक्ति होते हैं चंद्र सिंह, उनको भेजा जाता है कि इनको दबा कर क्या, तो दबाते कैसे, 6 व्यक्तियों को तोप से उड़ाते हैं। तो यहाँ की घटनाएं वैसे बन जाती है। इस तरीके की कुछ विध्वंसकारी दृश्य या व्यू देखते हैं ना यहाँ के लोग, इस तरीके से हश्र होने वाला है अगर कुछ किया इनके खिलाफ तो इनको एक सबक मिलता है ना। तो ये तो है कि ये ना बहुत माइंडेड मतलब कि बहुत दिमाग से खेलते हैं अंग्रेज। अब 2-4 यानी 6 व्यक्तियों को मारा, लेकिन 6000 व्यक्ति सहम गए। उनको ये नहीं पता कि हमारी एकता में कितनी ताकत है, लेकिन सहम गए। क्योंकि देखो जो अशिक्षित होते हैं ना, बस वो यही बात होती है कि वो समझ नहीं पाते कि सारी चीजें क्यों हो रही है, इनके पीछे क्या चीज काम कर रही है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर एस्पेक्ट को नहीं देख पाता है। एक जो व्यक्ति होता है ना, इलिटरेट व्यक्ति होता है, वो हर एस्पेक्ट को नहीं देख पाता। एक समझदार और क्लेवर और सुलझाओ जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है ना, वो हर एस्पेक्ट को अच्छे से देख पाता है। और इस वजह से अंग्रेज कुछ इस तरीके से चालाकीपूर्ण तरीके से हम पर राज कर लिए। तो अपने गुड़ावली और लुहारी 1860 का समय होता है। उसके बाद चंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति वगैरह होते हैं और इनके द्वारा कुछ 6 व्यक्तियों को तोप से मरवाया गया। तो ये आंदोलन हमारा यहाँ का जो थोड़ा बहुत विद्रोह था वो भी फिनिश हो गया है ना।
तो इस तरीके से देखते हैं। और देवली पता है कब हमारे कुछ 2-3 इलाकों की सीमा पर पड़ता है, तो कुछ अपने मेवाड़ और हाड़ौती का बूंदी और अपने जयपुर अजमेर, अपने थोड़ा सा अगर नक्शे में देखने की कोशिश करो तो अपने मेवाड़ सबसे नीचे वाला, थोड़ा बूंदी का इलाका हाड़ौती का, और फिर अपने यहाँ का जयपुर का इलाका, थोड़ा सा अपन यहाँ देखो तो अजमेर का इलाका। तो इस तरीके के जो इलाके ना, इनकी सीमा पर पड़ता था देवली, सबकी सीमा पर पड़ता था। तो इन्होंने बीचों बीच में सेंटर में देवली की मतलब की एक मुख्यालय की स्थापना कर दी, देवली को छावनी कर दी, देवली छावनी की स्थापना कर दी। तो ये अपने कुछ यहाँ मैंने बताई दिया, इनकी सीमा पर ही पड़ता था, तो इन्होंने बीचों बीच स्थापना करी ताकि सब पर नजर वगैरह रखी जा सके। तो ये था अपना मीणा विद्रोह है ना। तो मीणा विद्रोह में क्या देखा, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या जानकारी थी इसके बारे में कि यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा परेशान वगैरह करा जाता है, तो ये अंतिम रास्ता चुनते समझौते का। देन समझौते के बाद कुछ हरकतें और दिखाई देती। देखो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ रघुनाथ सिंह के राजा कुछ कहते हैं अपन कि ये जो व्यक्ति थे बहुत परेशान करते हैं, इसको नियुक्त करा गया उनको परेशान करने के लिए, आई मीन मीणाओं को परेशान करते हैं। ये मीणाओं को, ये भी मीणाओं को परेशान ही करते हैं, कर वगैरह टैक्स वगैरह ज्यादा लेते तो फ्रस्ट्रेट होकर हमला वगैरह कर देते हैं, सोए हुए अंग्रेजों को जगा देते हैं। तो अंग्रेज कहते हैं कि नए को नियुक्त करो, नए को नियुक्त करा। तो इतनी सारी चीजों को लेकर, इतने सारे व्यक्ति विशेष, इतने सारे लोगों को लेकर जाते हैं हमला करने के लिए। बहुत चालाक होते वो भी, तो बड़ी लोहारी छोटी लोहारी पे हमले हुए, लेकिन अपने मनोहरगढ़ देवगढ़ की पहाड़ियों, कुछ अपने मनोहरगढ़ और देवगढ़ एमडी मनोहरगढ़ और देवगढ़ की पहाड़ियों में जाके चुके हैं। और सपोर्ट भी मिला, बहुत कोशिश करी है जी सपोर्ट ना मिले, लेकिन जब से 8,000 सैनिक मदद करने आए सो आए। हुआ कुछ यूं कि इन पर हमला करके, मतलब कि ये सारे लोग मीणाओं को, कुछ ये सारे लोग मीणाओं को परेशान करने वाले थे, जहां से मीणा को, लेकिन परेशान हो जाते खुद 57 सिपाही इनके उल्टे मारे जाते हैं। उसके बाद समझौता का रास्ता इनको दोनों को अप्रोप्रिएट लगता है, ठीक लगता है, तो 55 समझौते होते हैं। एजी यानी एजी हम आए तो समझौते नहीं हम आए, तो एजी आते हैं, हार्दिक भी और हार्दिक आते हैं। बेसिकली हम समझौते के साथ भविष्य में से घटना ना हो, भविष्य में से कोई घटना ना हो, तो देवली को छावनी में नियुक्त कर देते हैं। और एक सेना जो अपने 41वीं देवली रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है, उसका मुख्यालय वगैरह बना देते हैं। इसके साथ ही कुछ मीणा कोर्ट की स्थापना करते हैं 1921 के दरमियान। बेसिकली अपने देवली की जो अपने 41वीं देवली रेजिमेंट है उसको और 42वीं एलिट, इन दोनों को जोड़ करके इसकी स्थापना वगैरह करी। उसके बाद थोड़ी सी हरकतें और देखने को मिलती है 1860 के दरमियान। 1860 के दरमियान थोड़ी सी हरकतें और देखने को मिलती है बुढ़ावली उलवारी गांव में, और बुढ़ावली उलवारी गांव में तो चंद्र सिंह को भेजा जाता है। कहा जाता है कि जो करना करो लेकिन विद्रोह दबाओ, तो 6 विद्रोह को तो कैसे मरवा कर देते हैं, तो विद्रोह भी जाता है। तो ये हमने देखा कुछ मीणा विद्रोह के बारे में। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा रिविजन ले लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा फटाफट से। बहुत ही माइनर सा सेशन था आज का, बहुत ही हल्की जानकारी थी, बहुत ही आसानी से समझ आ गई होगी। एक दो बार पढ़ोगे ना, सिर्फ और सिर्फ एक दो बार निगाह से निकालोगे तो चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमने कुछ भील विद्रोह के बारे में देखा, हमने कुछ मीणा विद्रोह के बारे में देखा, है ना। तो भील विद्रोह के बारे में क्या देखते हैं, कुछ उदयपुर में भील विद्रोह का और सिरोही का सिर्फ नाम मात्र जिक्र वगैरह करते हैं। फिर देखते हैं कि इनको कैसे कुचला जाता है और कुचलने के परिणाम स्वरूप कैसे समझौते का मार्ग अपनाते हैं, और समझौते के मार्ग के बाद इक्का दुक्का कहाँ कुछ घटनाएं देखने को मिली और उनको दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया, इस तरीके से देखते हैं। उदयपुर में देखो अपन जो विद्रोह वगैरह देखेंगे उदयपुर के सिरोही की, तो पर्टिकुलर एक शख्स मोतीलाल तेजाब, इसको सेंटर में मान के देखने वाले। इनका जन्म वगैरह देख लेते हैं, कुछ पर्टिकुलरली गुजरात के होते हैं और जैन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे गुजरात के भी। और पर्टिकुलरली देखें तो झारोल के एक पर्टिकुलर इलाका था कोलीबास नाम, तो यही राजा के दरमियान अंडर में काम कर रहे थे। काम नहीं चलता है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो कुछ अलग अलग परचून का काम हो गया, मेलों में दुकान लगाने का काम हो गया, ऐसा काम करते हैं। मेलों में दुकान लगाने का काम सोमलिया करके एक इलाका होता है गुजरात के पोसिना, वहां करते बेसिकली। और इस तरीके का काम करने के कारण बिलों के कॉन्टेक्ट में आते रहते हैं। बिलों बहुत प्रसिद्ध होते हैं, तो ये फिर वैसे भी ये गांधी जी से और जिस से मोटिवेटेड थे ही सही, तो ये बिलों का विद्रोह करने का मतलब बिलों को जागृत करने का, मोटिवेट करने का काम करते हैं। और सोचते हैं कि विद्रोह वगैरह हम भी कुछ अच्छा सा करें, हम भी कुछ आंदोलन वगैरह करें। तो कुछ जुलाई 1921 के दरमियान आंदोलन का आगाज कर देते हैं। उसके बाद थोड़े 1-2 महीने गुजरते हैं और अगस्त 1921 में राजा इनसे परेशान होते हैं, गिरफ्तार करते हैं। और कोई रास्ता नहीं सोचा, इनको गिरफ्तार कर दिया सीधा। तो कुछ बहुत ज्यादा भील नाराज हो जाते हैं यहाँ पे, तो कुछ जनवरी 1922 के समय इनको छोड़ दिया। बस ये हमने देखा उदयपुर की बिल, हल्की से जानकारी थी उदयपुर की बिल। थोड़ा सा कृतित्व तो देखा इनका, मतलब व्यक्ति तो देखा, व्यक्तिगत जीवन देखा, तो फिर थोड़ा सा कृतित्व देखा हमने ना इनके बारे में। और फिर अपन निकले थे थोड़ा कृतित्व, मतलब कि जो उदयपुर में इनके द्वारा करा गया उसका थोड़ा सा हम सिरोही में, देखो जब छोड़ा गया ना तो सिरोही में जाते हैं। सिरोही में जाकर उसको दूसरे प्रमुख केंद्र में अपनाते हैं, वहां के राज्य वहां के बिलों को मोटिवेट करने का काम करते, बहुत सारी सभाएं वगैरह रहते हैं, ये हल्के जानते हैं। तो ये हमने सिरोही के बारे में देखे। उसके बाद थोड़ा सा जो समझौते वगैरह परेशान हुए, समझौते बात की घटना, इसके बारे में देखते हैं। परेशान कैसे होते हैं, रमाकांत दीवान के द्वारा, जब बहुत सारे लोगों यानी गांधी जी जैसे बहुत फेमस शख्सियत थे, कहा जाता है कि अपन
साथ में मिलते हैं, कैसे कैसे विधान दबा देते। जब सफल नहीं हुए ऐसे हरकत में, देखो क्यों ऐसे नापाक हरकत में क्यों साथ देंगे हमारे प्रमुख लीडर। तो जब सफल नहीं हुए ना तो 1922 में फ्रस्ट्रेट होकर सिया बल भुलाओ नावास, ये कुछ गांव होते हैं भील प्रदान, इन पर हमला वगैरह इनको प्रताड़ित वगैरह करा जाता है, इनके साथ बुरा व्यवहार वगैरह करा जाता है। ये सारी घटनाएं 1922 के दरमियान की, कुछ 12 तारीख महीने देखिए, कुछ अप्रैल मई जून, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, अप्रैल मई यही हो गया। तो ये कुछ इस समय की घटना है ना, और 12, 5, 6 की घटना है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं। उसके बाद इस तरीके से परेशान वगैरह हुए, परेशान वगैरह किए गए, तो परेशानी से फ्रस्ट्रेट हो गए, और परेशानी से अपना निजात पाने के लिए कुछ समझौते वगैरह कर लेते हैं। समझौते कुछ अपने 1923 के दरमियान, 1923 के दरमियान, 1922 के दरमियान समझौते करते हैं। एक ही आंदोलन वगैरह तोड़ देते हैं। मई 1922 है ना, 11 मई 1922 के दरमियान एक आंदोलन तोड़ समझौते कर लेते हैं सिरोही के प्रमुख ग्रासी आदिवासी लोग वगैरह। समझौते वगैरह हो गए, और इसके बाद कुछ छुटपुट प्रयास और देखने को मिलते हैं, छुटपुट प्रयास देखने को मिल जाते हैं। कुछ उभरता हुआ आंदोलन हल्के हल्के देखने को मिल जाते हैं। अपने कुछ तीने इलाके होते हैं वहाँ, कुछ भाकर सुकेर पिलवा, और मतलब जब थोड़ी सी होप वगैरह दिखाई देती है कि क्या वापस से कर सकता हूँ मैं 1923 में, वापस से आंदोलन कर सकता हूँ इनका, तो कुछ ये इनकी जो थोड़ी सी किरण थी ना, फटाक से दब जाती है, मतलब कि सीधा इनको ना असफलता मिलती है इसमें, क्योंकि तुरंत समझौते हो जाते थे। तो कुछ जो 1923 के दरमियान इनके द्वारा इनके माइंड में जो इनके विचार आया था ना, ये फिर बस विचार का विचार ही बन के रह जाता है। तो 27 के दरमियान समझौते हो गए, और फिर 29 में खुद गिरफ्तार हो गए। फिर गिरफ्तारी का किस्सा सुना देते हैं। जयपुर की पुलिस गिरफ्तार करती है उदयपुर से, जयपुर की पुलिस इनको बेसिकली गुजरात से गिरफ्तार करती है और उदयपुर छोड़ देती है, जो करना होगा इनके साथ। 36 में बेसिकली 29 में गिरफ्तार कर लिया फिर इनको, इस तरीके से पकड़ के इनको सौंपा, तो 29 में गिरफ्तारी हो जाती है। 36 में इनको छोड़ा जाता है, कुछ 7 साल हो गया था ना। 36 में जब इनको छोड़ा, 2-3 शर्तों के साथ छोड़ा, जब नहीं माना 43 में वापस गिरफ्तार कर लिया। कुछ 8-10 साल हो गया था ना, 9-10 साल हो वापस गिरफ्तार कर लिया। आधे के बाद छोड़ा, तब तो इनको 47 में। ये देखते अपन हल्का सा। उसके बाद अपन थोड़ा सा, ये हमने पूरा कवर कर लिया फील विद्रोह, थोड़ा सा अपन जान कर लेते हैं कुछ मीणा विद्रोह। मीणा विद्रोह कुछ इतना ही बताते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा परेशान हुए अंग्रेजों के थ्रू, और देन ये भी समझौता का मार्ग अपनाते हैं। समझौते के बाद यहाँ पे भी कुछ हल्की हल्की घटनाएं देखने को मिलती है, इसी पैटर्न में पढ़ते हैं ना अपन। तो ये परेशान होते हैं जब कोई रघुनाथ का राजा, रघुनाथ सिंह एक हाकिम होता है, 55 में नियुक्त करा जाता है, जिसको महाराणा के बाद बहुत परेशान कर तो कहा थे अपन बेसिकली, थोड़ा सा रिवाइज करा था, तो देखो बहुत तेज साउंड क्रिएट हुआ तो मुझे जाना ही पड़ा, तो मे बी आप माइंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा नेवर माइंड। हाँ, तो कहा थे अपन, तो बेसिकली अपन बता रहे थे कुछ मीणा विद्रोह के बारे में ना। तो मीणा विद्रोह में अपन बता रहे थे कि इनको परेशान करा जाता है इस तरीके से। नया हाकिम रघुनाथ सिंह ने फटाफट से खत्म करना, नया हाकिम रघुनाथ सिंह की नियुक्ति वगैरह हो जाती है, और फिर जब नया हाकिम बनता है ना, तो बहुत सारे व्यक्ति विशेष साथ में मिलकर के अपने मीणा को दबाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसकी नियुक्ति इस वजह से, ताकि परेशान वगैरह कर सके, इनको प्रताड़ित वगैरह कर सके। तो बहुत सारे जिले विशेष के जो अपन ऐसे जिले के देखे ना, कुछ बहुत सारे ठिकानों के, बहुत सारे पलटनों के, और फिर एनजीसी के द्वारा कुछ सीमाओं की चौकीबंदी करने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये कुछ बड़ी लोहारी छोटी लोहारी गाँव पर हमला करते हैं, सब मिल करके बड़ी लोहारी छोटी लोहारी गाँव पर हमला वगैरह करते हैं, और ये कुछ देवगढ़ मनोहर की पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, और अपने मतलब की अपनी रक्षा वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने देखा कि किस तरीके से परेशान हुए ना, इस तरीके से परेशान होते हैं। लेकिन ये परेशानी का कारण बन जाते हैं अंग्रेजों की। जब 8,000 सैनिक इनकी मदद करने आए ना, जब से जयपुर बुंदेलखंड से, तो ये 8,000 सैनिक जब इनकी मदद करते, तो ये इनके 57 सैनिक उल्टे मारे जाते हैं। बिलों का तो कुछ होता जाता है, बिलों के साथ तो कुछ गलत होता नहीं है, बल्कि इनके 57 सैनिक और मारे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया इनको परेशान करने के कारण, मतलब इनकी परेशानी, इनकी उलझन, इनकी दिक्कतें देखी हमने ना। तो इस तरीके से परेशान होते हैं, दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकंड देख लिया समझौते 1855 के दरमियान समझौते होते हैं। समझौते के साथ समझौते कौन करता है? अजी हमारे तो कुछ एजीजी करते हैं, मेवाड़ों पे हड़पी पी वगैरह करते हैं समझौते। देन थोड़ा सा बताते हैं कि 55 में समझौते होते हैं। समझौते के साथ दिल्ली को चौकी रूप में नियुक्त करते हैं, मेरा कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है, दिल्ली को चौकी रूप में नियुक्त कराते हैं, मुख्यालय के रूप में नियुक्त करा। एक सेना होती है अपनी इटाली से दिल्ली रेजिमेंट, उसके मुख्यालय के रूप में नियुक्त कर दी है। बेसिकली ना कुछ 2-4 जिले होते हैं उसके सीमा पर ही पड़ता है, और ताकि ना सब पर कंट्रोल रखा जा सके। मीनापुर की स्थापना 1921 के दरमियान इटाली से दिल्ली रेजिमेंट और कुछ 42 रेजिमेंट दोनों को तोड़ करके करी थी। उसका थोड़ा सा समझौता सेकंड में क्लियर समझौता। उसका थर्ड अपन देख लेते हैं कि कुछ नेक्स्ट अपन देख लेते हैं हल्की जानकारी थी बिल्कुल कि वापस समझौते 1860 के दरमियान देखे जाते हैं अपने गुड़ावली लोहारी गांव में देखे जाते हैं, और फिर चंद्र सिंह को यहाँ दबाने के लिए, इनको दबाने के लिए भेजा जाता है। तो बेसिकली कुछ 6 व्यक्ति को तोहफा से मार देते हैं, तो यहाँ समझौते पूरी तरीके से समझाते हैं। तो ये था हमारा सेशन, जिसमें हमने कुछ भील विद्रोह के बारे में, उदयपुर के भील विद्रोह, सिरोही के भील विद्रोह के बारे में देखा है ना। उस बारे में थोड़ी सी, उसके बाद हमने थोड़ा सा मीणा विद्रोह के बारे में देखा। मीणा विद्रोह जो बेसिकली अपने जहाजपुर की मीणाओं के बारे में देखा है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ 2 पार्ट्स कवर करे भील विद्रोह के बारे में, यानी थोड़ा सा 2 पार्ट करके हमने पढ़ने की कोशिश करी भील विद्रोह के बारे में और मीणा विद्रोह के बारे में। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मे बी आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।